नमस्कार, मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, बूंदी, आपको अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा के बारे में बताने जा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा के लिए हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम अंतर्राष्ट्रीय विधि की कुछ परिभाषा देखेंगे, उसके बाद दूसरे भाग में हम दूसरी परिभाषा देखेंगे और फिर उसका एक निष्कर्ष देंगे। किसी भी विषय की विषय वस्तु, क्षेत्र, प्रकृति आदि को जानकारी लेने के पहले ज़रूरी है कि उस विषय की जो परिभाषाएं हैं उनको देखा जाए और फिर उस विषय के बारे में आगे चर्चा की जाए। यूरोपीय विद्वानों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि आधुनिक यूरोपीय प्रणाली की देन है। यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के कई सिद्धांत तथा नियम ऐसे हैं जो प्राचीन समय में विद्यमान थे तथा कुछ तो ऐसे हैं जो अपने विकसित रूप में प्राचीन भारत में विद्यमान थे। रामायण तथा महाभारत काल में भारत में अंतर्राष्ट्रीय विधि का यथेष्ट विकास हो चुका है। इस संबंध में राजनयिक प्रतिनिधियों आदि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का उदाहरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक महत्वपूर्ण नियम है कि राजनयिक प्रतिनिधि का व्यक्ति अनतिक्रमणीय या अनुल्लंघनीय होता है। उन्मुक्ति का ये नियम राजनीतिक प्रतिनिधियों के वियना अभिसमय 1961 के अनुच्छेद 29 में दिया गया है। इस संबंध में हनुमान जी का दूत के रूप में रावण के दरबार में जाने का प्रसंग उल्लेखनीय है। हनुमान जी की बातों से क्रोधित होकर रावण ने आदेश दिया कि उन्हें मार डाला जाए, परंतु रावण के भ्राता विभीषण ने रावण को सलाह दी कि राजदूत को मारना नीति अथवा नियमों के विरुद्ध है। तब विभीषण ने कहा था, नाई शीश करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारई दूता। ये प्रसंग तुलसीकृत रामचरितमानस के सुंदरकांड में आता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि का आरंभ प्राचीन समय में हो चुका था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड के विद्वान जर्मी बेंथम ने 1780 में किया था। उसके बाद यह शब्द उन नियमों का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होने लगा जिनके द्वारा राज्यों के पारस्परिक संबंध नियंत्रित होते हैं। यह भी सत्य है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय विधि यूरोपीय प्रणाली की देन है। प्रसिद्ध विधि शास्त्री ब्राइली ने उचित लिखा है कि विधि शास्त्र की एक निश्चित शाखा के रूप में आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रारंभ 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में हुआ और इसकी ये विशेष प्रकृति आधुनिक यूरोपीय राज्य प्रणाली में अत्यधिक प्रभावित है। आगे हम विभिन्न परिभाषाएं देखेंगे। उसमें सबसे पहले जो परिभाषा देखेंगे वो है ओपेनहाइम महोदय की। ओपेनहाइम के अनुसार राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह को कहते हैं जिन्हें
सभ्य राष्ट्र अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। उपरोक्त परिभाषा में ओपेनहाइम ने राष्ट्रों की विधि या अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में कहा है कि जो राष्ट्रों के आपस में व्यवहार के लिए बंधनकारी माने जाने वाले नियम हैं। लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ इज द नेम फॉर द बॉडी ऑफ customary and conventional rules which is considered legally binding by civilized state in their intercourse with the each other। ये परिभाषा ओपेनहाइम ने 1905 में दी। ओपेनहाइम के द्वारा दी गई परिभाषा को लोगों ने कई बिंदुओं पर आलोचना की। पहली आलोचना ये थी कि अब ये सामान्यतः माना जाता है कि न केवल राज्य वरन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं तथा उनके भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अधिकार तथा उत्तरदायित्व है। कुछ हद तक व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि नई अंतर्राष्ट्रीय विधि का केंद्र तथा परिधि व्यक्ति ही है। तीसरा बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत न केवल रूढ़िजनित परंपरागत नियम आते हैं वरन सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत भी आते हैं। चौथा बिंदु आलोचना का यह है कि यह धारणा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का समूह है, बड़ी जड़ तथा अनुपयुक्त प्रतीत होती है। ओपेनहाइम द्वारा प्रयुक्त शब्द सभ्य आपत्तिजनक है। ओपेनहाइम ने जब ये परिभाषा दी थी उस समय यूरोपीय देश केवल ईसाई राज्यों को ही सभ्य मानते थे। अब इस मापदंड को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस समय संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य हैं। इनमें से ईसाई तथा गैर ईसाई दोनों प्रकार के राज्य सम्मिलित हैं। जिस समय ओपेनहाइम ने अपनी परिभाषा में सभ्य शब्द रखा था उस समय भी अनुचित था। यद्यपि भारत, चीन तथा मिस्र की सभ्यताएं बहुत प्राचीन हैं, फिर भी यूरोपीय देशों ने केवल अपने सब को ही सभ्य समझा तथा भारत, चीन और मिस्र देशों को असभ्य समझा। इस परिभाषा के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो परिभाषाओं का भाग है ये पहला भाग समाप्त करते हैं। अगले भाग में ओपेनहाइम की नई परिभाषाएं, ओपेनहाइम से जुड़ी हुई मिलती जुलती अन्य परिभाषाएं देंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो सामान्य परिभाषाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।